आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर भी कहा गया और कंट्रोवर्शियल भी। आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं? मैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आपकी एक निगेटिव इमेज बनी हुई है, आपके रहन सहन से या आपके जो एटीट्यूड है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, उससे लोग जज करते हैं कि आप बहुत घमंडे किस्म के इंसान हो। आप दिल्ली में किस तरह का व्यापार करते हैं? आपका क्या व्यापार है? कितना टर्नओवर आपका टर्नओवर हो जाता होगा? कुछ राउंड फिगर अगर बता दें। चाची हमारी जो है वो चुनाव जीती, इसका श्रेय मैं 100% उनको देता हूं। लोग कहते हैं उन्होंने जितवाया चुनाव, नहीं, 100% श्रेय मैंने देखा है। ठीक से मुझे लगता है ड्रामा करना चाहिए। हमारी चाची ने खूब ड्रामा किया, एक दिन स्टेज से गिर गई तो वोट तो मिलना ही था मुझे। तो आप जब वो स्टेज से गिरी मैंने सोच लिया मैं व्यापारी भी हैं और आप एक नेता भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप व्यापारी नेता। आपकी चेयरमैनी को लोग थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। कैसे? लोगों में एक ये है कि भय का माहौल नगर पालिका में लोग कहते हैं कि रहता था, कर्मचारियों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहता था। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है टेडीज, चुनाव प्रचार के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं माइक पर मुलाकात। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है विजय ज्वेलर्स ने। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, वो उनके पास एक गजब का तिलिस्म है। तिलिस्म ये है कि वो जिससे भी मिलते हैं उनको अपना बना लेते हैं, और उनके पास एक बार जो पहुंच गया है तो फिर वो उन्हीं का बन के रह जाता है। ऐसी शख्सियत से हम आज आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नगर पालिका चेयरमैन हाजी जमाल साजिद साहब। और चांद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पॉडकास्ट को देखें, और कुछ मेरे से गलती हुई हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चांद भाई, जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं कि आप बहुत बड़े व्यापारी हैं और आपने नगर पालिका का चुनाव भी लड़ा। आपके पिताजी यहाँ से चेयरमैन रहे, कोरोना काल में जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो हम जानना चाहते हैं आपके संघर्ष के बारे में, शुरुआती दिनों के बारे में। और मुझे जैसे कि जानकारी हुई है कि आपने बहुत ही ग्राउंड लेवल से शुरुआत करी थी व्यापार की दिल्ली में। तो कहाँ से जर्नी शुरू हुई, उसके बारे में कुछ बताएं। सलमान भाई, हमारी कहानी तो ऐसी है कि अगर एक फिल्म बनाई जाए जी, तो मुझे तो उम्मीद है सुपर हिट जाएगी। जनवरी की बात यह है कि एक दिमाग में एक ठान लिया कि कुछ करना है लाइफ में। लेकिन शुरुआती दौर में तो हम यहाँ सलिया से पैसेंजर जाती थी जी, और वो 2 दिन में पहुँचती थी दिल्ली, धक्के खाते हुए। जब दूसरी ट्रेन आती थी ना तो उसको पास किया जाता था। खैर, दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद में सलमान भाई, मैंने ऐसे ऐसे दौर देखे हैं। एक अपनी लाइफ का किस्सा बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे 20 रुपये रोज़ मिलते थे, 20 रुपीज़। उसमें हम 6 रुपये का एक टाइम का खाना, 6 रुपये का एक टाइम का खाना होता था, 3 रुपये का नाश्ता होता था, एक ब्रेड पकौड़ा, एक चाय, एक फ़ैन। उसमें से हम 2-3 रुपये बचाते थे, क्योंकि फिल्मों देखने का बहुत शौक था। अच्छा। ब्लैक में टिकट मिलती थी, लोनी जाना था, और लोनी पैदल जाया करते थे। अच्छा। 12 किलोमीटर पैदल जाया करते थे, लेकिन फिल्म देखनी थी फ्राइडे को। अच्छा। फ्राइडे को नमाज भी पढ़नी जरूरी थी और फिल्म भी देखना जरूरी था। तो वो दौर था। एक मूवी देख के हम आ रहे थे, उस शायद संजय दत्त की मूवी थी अमानत। तो रात में पुलिस वालों ने रोक लिया जी। कहने कहाँ से आ रहे हो? तो हम 5-7 लोग थे, पिहानी के ही लड़के थे। मैंने कहा लोनी से मूवी देख के आ रहे हैं। कहते हैं कौन सी मूवी देखी? कहने लगे अब। मैंने कहा, मैं ही बोला अमानत। तो वो बोले कि अब नहीं होगी तुम्हारी जमानत। वो दौर मज़ेदार दौर था। वो भी दौर अब वापस नहीं आएगा जी। उस दौर से भी कोई शिकायत नहीं है, इस दौर से भी कोई शिकायत नहीं है। बहुत से ऐसे किस्से हैं हमारी लाइफ के जो हमें मजबूत बनाते हैं जी। एक बार क्या हुआ सलमान भाई, हमारे साथ लाइफ में कई चीजें ऐसी आई जो हमें मजबूत करती चली गई जी। एक, खैर बाकी तो छोड़िए, लेकिन मैंने अपने दौर में बहुत कुछ सीखा है। जब मैंने काम सीख लिया, ईद का टाइम था, और इस ईद के टाइम में मैंने रमजान में 9,000 रुपये का काम किया। अच्छा। और 9,000 रुपये काम करके जब
25 या 26 रमजान हुए तो हम गए जाओ मस्जिद, वहाँ हमारी जेब काट ली किसी ने। अरे पहली कमाई जेब तराश मेरी। यार बड़ा अफसोस हुआ मुझे, और मैं ऊपर टेरिस पे जाके घंटा 1.5 घंटा रोता रहा। खैर कोई बात नहीं, आ गया पिहानी। पिहानी आने के बाद में, उसके बाद का जो किस्सा है ना बड़ा दिलचस्प है जी। पिहानी आने के बाद में, इस पर मैं जब यहाँ ईद के बाद वापस जा रहा था तो मुझे एक सीन याद है। बड़ा अच्छा सीन बता रहा हूँ आपको लाइफ का। जी जी। मैंने बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया है, एक आध लोगों से, अपने फ्रेंडों से शेयर किया। तो मैं रोडवेज बस पे चढ़ा, एक जेब तराश था जी। उसने किसी के जेब से पैसे निकाले। अच्छा। और वो जो पहले बसें चला करती थी, वो गोल डंडा होता था पीछे, सीट पे लगा होता था पीछे डंडा। हाँ पकड़ लिया। उसने यूं हाथ रखा, हमने उसके ऊपर ऐसे हाथ रख दिया, जेब तराश पे जी। ऐसे हाथ रख दिया। मैं समझ नहीं पाया, वो मुझे हाथ पकड़ के नीचे ले आया अपने पिहानी बस अड्डे कैसे। तो उसने काउंटिंग करी, और काउंटिंग करने के बाद में वो 16,000 रुपये थे। उसने काउंटिंग करके 8,000 रुपये में दी, मुझे दिए, 8,000 रुपये जेब में रखे अपने भाग गया। अरे अब मैं चक्कर में पड़ा, करूं क्या। फिर मैंने एकदम माइंड में आया, यार मेरे 9,000 गए, 8,000 तो आ ही गए, जी। ये ऊपर वाले ने दे दिए, सही। जेब में रखे। लेकिन यार वही बात है, ईमान की मजबूती रही हमेशा से, घर में ये सब सिखाया नहीं गया। आप बस में बैठे तो मुझे, मेरा दिल करे मैं इसके पैसे वापस करूं। अब मैं सोच रहा हूं पैसे वापस करूं तो 16,000 हो, सही। मारे और जाएंगे। खैर समझाते समझाते दिल्ली पहुंच गए। फिर अपने दिल को समझाया, छोड़ो ना यार, दोस्तों के साथ मौज करते हैं। जी। तो सपना पे फिल्म देखने गए। वो 8,000 रुपये मैंने 2 दिन में खर्च कर दिए, लेकिन मुझे सुकून नहीं हुआ, मेरे मन को सुकून नहीं हुआ। जी। मैंने वो 8,000 रुपये कमा के 1 महीने में, फिर मैंने अम्मी के पास भेजे, मैंने कहा गरीबों में बांट देना। फिर मेरे दिल को सुकून हुआ। उस दिन से मैंने ओहद कर लिया, कभी जिंदगी में हराम नहीं चाहिए। जी। और उस ओहद ने मुझे इतनी कामयाबी दी है कि सोच से परे है। सलमान भाई अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ सोच लेता हूँ, आज सोचूं 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, वो मेरा हो जाता है। बहुत शुक्र है अल्लाह का। तो चांद भाई बहुत ही मज़ेदार आपका ये किस्सा रहा। और आप जैसे कि एक व्यापारी भी हैं और आप एक नेता भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप व्यापारी नेता हैं या सिर्फ नेता और व्यापारी दो अलग अलग हैं इंसान? नहीं, आपका क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, मैं वैसे तो व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। अच्छा। मेरा कभी पॉलिटिशियन बनने का मेरा ख्वाब भी नहीं रहा। अच्छा। मुझे जब मैं एक बार पिहानी आया बहुत दिनों के बाद, ईद पे लोगों के यहाँ मिलने गया, तो मुझे लगा कि ये मोहब्बत मुझे कहीं नहीं मिल सकती। जी। तो नेता बनने का शौक नहीं है, खिदमत करने का शौक है। मैं वैसे तो बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ पूर्ण रूप से, जी। लेकिन खिदमत करने का शौक है। हमारा कस्बा पिछड़ा हुआ कस्बा है। जी। एक अंदर से दर्द है कस्बे के लिए कि कस्बे को नई ऊंचाइयों पे ले जाऊं मैं। यही सोच के खिदमत में लगे हुए हैं कि कस्बे की तरक्की के लिए। मैं पॉलिटिक्स में केवल अपने कस्बे के लिए आया। अच्छा। आपने कभी नेता बनने का नहीं सोचा, और ये दुर्भाग्यवश कहें या जो भी कहें कि आपने जो है आपके पिताजी के गुजर जाने के बाद आपको पिहानी की कमान मिली। आपने पिहानी में जब सबसे पहले चुनाव के लिए आप आए थे, या आपके पिताजी, तो आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि पिहानी की चेयरमैनी हम अपने पापा को गिफ्ट करेंगे। और बहुत बड़ी बात होती है ये, मतलब इस तरह की बात बोल देना, और बहुत ही गजब का कॉन्फिडेंस था, और आप चुनाव लड़े और आपने जीत हासिल करी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये इस लेवल का ये कॉन्फिडेंस है, ये कहाँ से आता है? इतनी ऊर्जा आपके अंदर कहाँ से आती है? असल में देखिए, हम ईमान से, धर्म से मुस्लिम हैं, तो एक ज़माने से हम 2 रकात नमाज हाजत पढ़ते हैं। हाजत का मतलब ये होता है कि हमारी दिन की जितनी भी जायज़ चीज़ें हैं वो ऊपर वाला पूरी करे। मुझे लाइफ में, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे आज तक मायूसी नहीं किया। जो चाहा वो दिया, जो चाहा मुझे वो दिया। जी।
जो सोचा जायज़ तरीके से वो दिया। अब पापा की जर्मनी गिफ्ट वाली बात ऐसी थी कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि हमारे वालिद हमारे बहुत नेक और सच्चे इंसान थे। आपको एक बात बताऊं मैं कि कस्बे में मुझे तो कुछ लोग मिल सकते हैं कि आदमी ठीक नहीं है, लेकिन हमारे वालिद को आपको एक आदमी भी नहीं मिलेगा कि उनकी कोई बुराई करता मिले। वो सच्चे इंसान थे और एक उनके अंदर दर्द था कि मैं कस्बे के लिए कुछ करूं, और वो दर्द को मैंने एहसास किया। और जो आपने कहा ना कि गिफ्ट में दे देंगे, कॉन्फिडेंस क्या होता है ना सलमान साहब, जब आप नेक नियत से कुछ करते हैं, कहते हैं ना एक शेर है वो कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आप हिम्मत करते हैं, मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो कुछ भी किया है, मेरी सोच ये है कि पानी यही निकलेगा। अगर आप बरने के लिए बोर करेंगे ना, कोशिश करेंगे, कभी ऊपर वाला इंसान को मायूस नहीं करता। आप बोर करना शुरू करिए, आपको 50 फुट पे पानी नहीं मिलेगा, 50 पे नहीं मिलेगा, 60 पे मिलेगा, 60 पे नहीं मिलेगा, 70 पे मिलेगा, 70 पे नहीं 100 पे मिलेगा, 200 पे मिलेगा, 300 पे मिलेगा सलमान भाई, नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहते हैं कोशिश। और अल्लाह ने दुनिया को इतना सब कुछ इंसान के लिए बनाया और भेज दिया, जाओ खोजो, देखो दुनिया में क्या है, कहां तक तुम्हारी हिम्मत है, कहां तक तुम्हारा दिमाग जाता है। कॉन्फिडेंस जो है ना, जब आप ईमानदारी से कोई चीज करते हैं तो कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है। तो कोरोना काल में आपके वालिद का इंतकाल हो गया, उसके बाद फिर पिहानी में उपचुनाव हुए और आप चेयरमैन चुने गए। तो आपकी चेयरमैनी को लोग थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। कैसे? लोगों में एक ये है कि भय का माहौल नगर पालिका में लोग कहते हैं कि रहता था, कर्मचारियों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहता था। तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मेरी बात समझिए, एक जब आपकी कोई पोस्ट होती है और आपके कर्मचारी हैं, उसमें आप गैप नहीं रखेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। नंबर एक बात ये, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बोला ना, मेरी एक ही शौक था कि मैं कस्बे के लिए कुछ करना है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई कर्मचारी नाराज़ होता है, क्या कहता है। देखिए जब वो पूरा दिन घर पे बैठ के मज़े लेते थे, तो अंदर से जब काम पड़ेगा तो नाराज़ होना तो थोड़ा सा लाजिम है। लेकिन मैंने किसके लिए किया सलमान भाई, ये बताइए किसके लिए किया? मेरा डिसिप्लिन में ऐसा था कि आपको मैं बताऊं कि जो आपने बात कही, मैंने 24 घंटे में डेथ सर्टिफिकेट बनवा के दिए। 24 घंटे के अंदर। एक दिन हमने 8 घंटे में डेथ सर्टिफिकेट बनवा के दिया कि अगर किसी की परेशानी है उसको समझे हम। एक बताऊं आपको, किस्सा बताऊं? जी बिल्कुल। मैं नगर पालिका वालों से मैंने बात करी, कहते नहीं उसमें डेथ सर्टिफिकेट में 1.5-2 महीने लग जाते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट में मास्टर मसूद साहब, नाम बता रहा हूं मैं आपको, मास्टर मसूद साहब एक्सपायर हो गए। उनके वो गए नगर पालिका, तो उनका बहुत टाइम लगेगा, उनके सारे अकाउंट्स वहीं पे क्लोज हो गए। मेरे पास उनका बेटा आया, कहता है कि भैया वो नगर पालिका वाले डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, और जब तक वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हमारे अकाउंट चालू नहीं होंगे, और हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है, पैसे की दिक्कत बहुत हो रही है। तो मैंने नगर पालिका फ़ोन किया संजय बाबू को, मैंने कहा ये डेथ सर्टिफिकेट बनाओ, कितना टाइम लगेगा? कह सर 1 हफ्ते में कम से कम लगे। मैंने मुझे आज ही चाहिए। कह लगा उस पर रिपोर्ट लगती है वार्ड मेंबर की और ये वो। मैंने रिपोर्ट्स मैं लगवाता हूँ। मैंने कहा मुझे आज 4 बजे तक चाहिए, ये बात है दिन के 11 बजे की। तो 2:10 पे मेरे हाथ में डेथ सर्टिफिकेट था। जरा कितना खुश हुआ। जिसको दिक्कत होती ना भाई समझ सकता है, क्योंकि मैं इन सबसे गुजरा हूं, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। मैं ये चाहता हूं कि जिसका भी जो काम हो वो परफेक्टली और टाइमली होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आपकी एक निगेटिव इमेज बनी हुई है, आपके रहन सहन से या आपके जो एटीट्यूड है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, उससे लोग जज करते हैं कि आप बहुत घमंडे किस्म के इंसान होंगे। आप क्या समझते हैं?
जी आप मेरा अपना बताइए पहले। हाँ नहीं, आप बताइए ना, फिर मैं बताता हूँ आपका सब। आप बताइए आप क्या समझते हैं? जो इंसान जिसे मैं तो आपसे जुड़ा हुआ तो उसमें मेरा कोई परसेप्शन ऐसा नहीं है। नहीं, आपने जो जो एक क्वेश्चन किया पब्लिक की नहीं, एक पब्लिक इमेज की है। पहले आप बताइए, फिर मैं जवाब दूंगा। आप मेरे पास आते हैं जी और आज से नहीं आते हैं, मेरे साथ आप छोटे भाई हो मेरे, बहुत दिनों से हमारा है। जी आपने कभी कुछ ऐसा एहसास किया? जी आपने नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं किया ना? यही है, जो लोग असल में क्या है ना, हर जगह विपक्ष भी होता है, जी वो नैरेटिव फैलाता है, और जो मुझसे मिल लेता है, जी आज तक कोई आदमी ऐसा लाके दीजिए मुझे सलमान साहब, जी जो मेरे पास आया हो और बैठा हो, मुझसे मिला हो, उसके बाद वो कहे। ये जो लोग कहते हैं ना, वो वही लोग कहते हैं जो मुझसे मिले नहीं। जी। अच्छा भाई, है क्या ये ऊपर वाले ने अगर दौलत दे रखी है, मैं क्या उसमें आग लगा दूं या फेंक दूं? मेरी गलती है क्या? भाई ऊपर वाले से तुम भी मांगो, तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूं सलमान साहब, जी कि जिस दिन मुझे गुरूर आए, उससे पहले मुझे मौत आ जाए। ये मैं अल्लाह से दुआ करता हूं। समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। कि जिस दिन मुझे गुरूर आए, उससे पहले मुझे अल्लाह पाक मौत दे दे, अपने पास बुला ले। गुरूर नहीं आना चाहिए। तो वही है ना, जो दूर रहता है, जो नेगेटिव नैरेटिव फैला देते हैं विपक्ष के लोग, और कुछ नहीं है। आपको अपने नगर पालिका जो है कार्यकाल में बहुत ही कम समय मिला था, लगभग 1.5 से 2 साल ही आपको मिले होंगे, और आपने उन 1.5 से 2 सालों में पिहानी की पूरी तस्वीर बदल दी, और बहुत फास्ट काम हुआ आपके उस अल्प समय में। तो ये इतना सारी चीज़ें कैसे संभव हो पाए? लोग 5-5 साल लगा देते हैं, सड़कें नहीं बन पाती हैं, नालियाँ नहीं बन पाती हैं, ज़्यादा विकास हुआ, वो कैसे आपने इतने कम समय में किया? मैंने आपसे कहा है ना सलमान साहब, कि अगर आप कोई लक्ष्य लेके चलते हैं, जी मैं चुनाव से, इलेक्शन से पहले से मेरा लक्ष्य था, उसके बाद चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद में जब मुझे हमारे अपने लोगों ने दावत देनी शुरू करी, यकीन करिए मैंने दावतें नहीं खाई। मैंने कहा यार मेरे पास थोड़ा सा समय है, मैं कस्बे के लिए कुछ कर लूँ, आपकी दावतें बाद में खा लूँगा। और फिर क्या था ना, ये डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है। मेरे माइंड में था यहाँ की डेवलपमेंट। अब कुछ लोग, अब जो इस समय चेयरमैन हैं, अब उनका, मेरा नज़रिया था डेवलपमेंट। उन्होंने वोट ही मांगा कि हम परेशान हैं, हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, हम विधवा हो गए हैं। उन्हें यह कह के वोट मांगा, तो उनसे अगर कोई काम की उम्मीद करता है तो गलत है। मैंने वादा किया था कि मैं काम करूंगा, और यह भी मेरा वादा था, और इंशाल्लाह आगे अगर टाइम मिला, शायद अगर मैं चेयरमैन होता, तो इंशाल्लाह ये कस्बा इस टाइम 2-4-6 जिलों में तो नहीं होता। जब आप नेक नियत से करते हैं, देखिए 15वें वित्त में जब मैं फाइल लेके जाता था डीएम साहब के पास, तो लोगों की फाइल पड़ी रहती थी। मैं गया और मेरी फाइल, मैंने कई बार, मेरे पास गवाह हैं, यहां पे डीएम थे, तो डीएम साहब मुझे अपने अक्सर डेस्कटॉप पे साइड में बुला लेते थे, चेयरमैन साहब ये बताओ ऐसे करें। विमलेश एक दिन मेरे साथ था, विमलेश से आप पता करिएगा। तो मैं फाइल देता था और देखते तो कर देते थे। आपको बताऊं होता क्या है, जब आप ईमानदारी से काम करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ भ्रष्ट है। भ्रष्ट भी आपके, जो भ्रष्ट लोग हैं वो भी आपकी इज्जत करते हैं, अगर आप ईमानदारी से करते हैं काम। जी आपको एक और चीज बताता हूं मैं सलमान साहब, मेरा चैलेंज है कि मौजूदा चेयरमैन अपना कुछ ऐसा किस्सा बताएं अभी तक। अब आगे मेरे कहने से कर दे तो बात अलग है। मैंने जेसीबी खरीदी, अगर आप लेने जाते ना तो 37.5 लाख की थी, हमने 36.5 लाख की खरीदी। बात समझिए आप। मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था कि ये इसको ऐसे कर लेते हैं, इसमें कमीशन मिलेगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं कस्बे के लिए खरीद रहा हूं, फाइल नहीं होगी। कई जगह फाइल जाती है चैन वाइज, तो हमारे बाबू बोले फाइल नहीं होगी, मुझे फाइल दो, मैं करवा के लाता हूं। मैं सबसे फाइल करवा के लाया, मैं एसडीएम साहब से फाइल करवा के लाया, मैं एडीएम साहब से फाइल करवा के लाया खुद से। जब यार मैं कह रहा हूं कि उसमें किसी का कुछ था ही नहीं, कैसे नहीं होगी? लोग कहते हैं देश में भ्रष्टाचार बहुत है। मैं कह रहा हूं अगर आप ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो इज्जत करते हैं लोग ईमानदार आदमी की। नगर में जो है सेल्फी स्टैंड बनवाया, और
काफ़ी खूबसूरत था, बहुत से लोग फ़ोटो खिंचाते थे, शाम को जाते थे वहाँ पे। आज वो एकदम जमींदोज हो चुका है और इस समय ऐसी कोई जगह नहीं है पिकनिक स्पॉट टाइप की है जहाँ पे लोग खड़े हो सके, फ़ोटो खींच सकें। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? मेरा विचार क्या होगा भाई, अगर पब्लिक ने मुझे फिर से चुना जी तो हम इंशाअल्लाह उससे भी खूबसूरत जगह बनवाएंगे। वो तो एक स्टार्टिंग थी। चाहिए ये था कि देखो वो हमारे घर की प्रॉपर्टी नहीं थी। जी अगर किसी भी तरीके से कुछ भी होके अगर पब्लिक ने मुझे नहीं चुना, उन्हें इसलिए नहीं चुना था कि आप रोडें ख़राब करें, सेल्फी पॉइंट तोड़ें, वो तो भाई आपकी प्रॉपर्टी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है, उसकी केयर करनी चाहिए। एक शान बन गई थी पिहानी सेल्फी पॉइंट, लोग उसे फोटो कहाँ कहाँ वायरल हो रही थी, वो तो आपने देखा ना। उसको नहीं रखवाली कर पाए। देखिए मौजूदा जो है ना, मुझे ऐसा फील होता है उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। सेल्फी पॉइंट तो बहुत दूर की बात है, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। उन्हें जो था ना, उन्होंने जो कहा कि हम परेशान हैं, अपनी परेशानी को दूर कर रहे हैं, पब्लिक की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। जी जैसे कि आपने कहा कि पिहानी की काफ़ी दुर्दशा है इस समय, तो आपको क्या लगता है पिहानी की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? और क्या पिहानी की पब्लिक आपको समझ नहीं पाई, क्योंकि आपने काम तो काफ़ी कुछ कराए थे पिहानी में? पिहानी की पब्लिक ने मुझे खूब समझा, ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर मुझे समझा नहीं होता तो हमारे वोट आधे होते। समझा इसलिए मेरा परसेंटेज बढ़ा, साथ दिया लोगों ने। एक मैंने आपको अभी बोला था कि यहाँ पे इमोशनल लोग हैं, पहले पूरे हिंदुस्तान में इमोशनल लोग हैं, हमारे कस्बे में बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं। लोग इमोशंस में बह गए और आज उसका नतीजा ये है, मुझे अफसोस होता है कि हमारे कस्बे का बहुत नुकसान हुआ। मेरा फ़ायदा हुआ सलमान साहब, मैं चुनाव हारने के बाद में मेरा इतना फ़ायदा हुआ है। देखिए आपको शायद मेरे चेहरे की चमक से लग रहा होगा मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मेरा बिजनेस बहुत आगे गया, मैं अपने बच्चों को देख पाया जी। मैं बच्चों के साथ रहने का मौका मिला। फिर अगर मुझे कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह फिर दिल से खिदमत करेंगे। और मेरा वादा है पिहानी की जनता से, अगर मुझे पूरा 5 साल का टाइम मिल गया एक बार, मैं इंशाअल्लाह अपने कस्बे को 2, 4 से 10 जिलों का तो मेरा वादा है कि कस्बा ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो आगे की क्या रणनीति है आपकी आगामी चुनावों को लेकर? आगामी चुनाव के लेके मेरी रणनीति यही है, मैं ऑलरेडी बीएसपी से पहले भी लड़ा था, उम्मीद यही है बीएसपी से ही लड़ेंगे। और हाँ, एक फर्क है, एक हमारे भाई हैं वो अभी हमारी पार्टी का झंडा उठाए घूम रहे हैं, हमारी उनको मुबारकबाद। और मैं चाहता हूं दिल से कि वो चुनाव लड़े। शायद वो समझ गए होंगे, हमारे बड़े भाई हैं, थोड़े से हैवी डील डोल के हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं, अच्छे आदमी हैं। और मेरा अपना मन है, बड़ा मजा आएगा चुनाव में, वो चुनाव लड़े। और चुनाव के युद्ध में चेयरमैनी के उनका मैं वेलकम करता हूं। उनके चुनाव लड़ने से जो है ना, कई गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आदमी सोचता है, आपको याद होगा कि मैं नाम नहीं लूंगा, तो बब्बे चाचा चेयरमैन हुआ करते थे, तो एक साहब कहा करते थे कि उन्हें चेयरमैन मैं बनाता हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ही चुनाव लड़ लो। तो पता यह चला कि 99 वोट मिले थे उन्हें। लगता है इंसान को जैसे ये मैं चेयरमैन हारा और सामने वाली चाची हमारी जो हैं वो चुनाव जीती। इसका श्रेय मैं 100% उनको देता हूं। लोग कहते हैं उन्होंने जितवाया चुनाव, नहीं, 100% श्रेय मैंने देखा है, उस लेडीज को मैंने देखा है। अब उस लेडीज ने घर घर जाके चप्पल पहन के रोना धोना। पॉलिटिक्स है, जो जितना किसी भी तरीके से, मुझसे ड्रामा नहीं होता। पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है ड्रामा करना चाहिए। हमारी चाची ने खूब ड्रामा किया, एक दिन स्टेज से गिर गई तो वोट तो मिलना ही था मुझे। तो हाथ जब वो स्टेज से गिरी मैंने सोच लिया मैं हार गया।
समझ रहे हैं? तो नहीं, ये ठीक है, राजनीति में मैं इसको बुरा नहीं मानता। चुनाव चल रहा है, उन्होंने जीतने के लिए किया, वो अपनी कामयाब हुई, लेकिन हमारी पब्लिक को ठग लिया सीधी सादी। बस हमें अपनी पब्लिक का अफसोस है। चाची को तो मेरी मुबारकबाद, मैं चाहता हूं कि अब वो चेयरमैन बनी है तो कस्बे के लिए काम करें, और जो उनका अपना मोटिव था, जो अपना पर्सनल मोटिव था उनका, जो उन्होंने चुनाव लड़ा, उसमें वो कामयाब हो ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। जैसे अखिलेश यादव जी को पिता की विरासत मिली, दुर्भाग्यवश आपको भी पिताजी की ही विरासत मतलब मिली और आपने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे मुलायम सिंह जी के दौर के जो नवरत्न थे, क्या कहे, जो उनकी कोर टीम थी, वैसे ही आपके पिताजी की भी एक कोर टीम थी। चुनाव, उनके देहांत के बाद आपने चुनाव को आगे बढ़ाया, आप चुनाव जीते, फिर वो कोर टीम कहीं ना कहीं भंग हो गई और कुछ चुनिंदा चेहरे ही आपके आसपास नज़र आने लगे, जिसमें एक ब्राह्मण हैं, गुप्ता हैं, वैश्य हैं, इस तरीके 4-6 चेहरे ही आपके पास नज़र आने लगे और उन्होंने ही आपको घेर लिया या कहीं एक सर्कल बना दिया। और वो जो लोग जो आपसे शुरुआती दौर से जुड़े थे, वो धीरे धीरे आपसे अलग होते चले गए। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी बात तो ये आपकी गलतफहमी है। जो मेरे से जुड़ा, मेरे से जुड़ने वाला कोई एक आध आदमी ऐसा हो तो बात अलग है, मेरे से जुड़ा वो अलग नहीं हुआ। दूसरी बात, मेरे पापा के इंतकाल के बाद जो पापा के लोग थे, आज मैं उन्हें उसी नज़र से देखता हूं जिस तरीके से मैं पापा को देखता था। हमारे लिए उनमें और हमारे वालिद में कोई फर्क नहीं है। आप जो उनके मिलने वाले थे, उनके दोस्त थे, आप कभी बात करेंगे ना, वो आपको बताएंगे। और ये जो है ना, क्या था, मेरी बात समझिए, थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है। लोग समझते हैं कि लोग अलग चले गए। मेरे पास, मुझे वोट ज़्यादा मिला। जब मैं चेयरमैन बना था तो मुझे 6,000 to 7,000 के बीच में मिला था। जब मैं हारा तो 7 to 8,000 के बीच में मिला था मुझे वोट। वोट मेरा बढ़ा, वोट मेरा बढ़ा। लेकिन क्या था, देखिए, हिंदुस्तान की पब्लिक जो है ना, बहुत शरीफ है, और खास करके हमारे कस्बे की पब्लिक बहुत शरीफ है। इतनी शरीफ पब्लिक है कि पब्लिक को एक लेडी ने अपनी बातों में उलझा के, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी शरीफ पब्लिक को जैसे ठग सा लिया हो, और ठगी हुई पब्लिक इस समय बड़ी परेशान है। और जब आदमी एक बार ये सोच लेता कि मुझे ठगा गया है, तो उसका बदला बहुत बुरी तरीके से लेता है। आने वाला मुझे टाइम ऐसा लगता है, सलमान साहब, मैं अपनी जीत की दावेदारी नहीं करता कि मैं जीतूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहता, अल्लाह मालिक है। लेकिन मैं ये जरूर डंके की चोट पे कह सकता हूं कि जो आज की पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है, मौजूदा चेयरमैन मुझे नहीं लगता कि 2000 भी पार कर पाएंगे, क्योंकि पब्लिक जो है ना, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बहुत सारी पब्लिक है। जी जी। आपको एक स्ट्रांग लीडर भी कहा गया और कंट्रोवर्शियल भी। आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं? मैं तो एक सेवक हूं, ना तो मैं अपने आप को स्ट्रांग लीडर मानता हूं, लेकिन फैसले में दमदारी से लेने की क्षमता रखता हूं। जी। ऑन द स्पॉट मैंने हमेशा फैसले लिए हैं, चाहे बिजनेस का हो, नगर पालिका के लिए हो। मैंने, सलमान साहब, जी, इस तरीके से फैसले लिए हैं, जो मैंने अपने काम करवाए हैं ना, मैंने ज़्यादातर इतने टाइम में काम इसलिए अच्छा हो सका क्योंकि मैंने ज़्यादातर रोडों में नालियां नहीं ली। नाली और रोड का एस्टिमेट लगभग 50-50% होता है, उसको मैंने एस्टिमेट को हाफ करवाए। आज के मैं एस्टिमेट देख रहा हूं, डबल हो रहे हैं। लेकिन ठीक है, मुझे क्या लेना देना, मैं ज़्यादा किसी की उंगली करता नहीं कि मेरा वक्त था, मैंने काम किया, इनका वक्त है, काम करें, देखा जाएगा ऊपर। और रही बात आलोचना की, आलोचना तो एक तो उसमें कुछ ठीक भी हो सकती है। मैं इंसान हूं, फरिश्ता तो नहीं हूं, इंसान गलती करता है, और मुझे लगता है कि इसने ये आलोचना करी है, इसकी ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसमें सुधार करूं। जी। अभी आप चेयरमैनी का चुनाव के लिए
मतलब प्रयास कर रहे हैं, उसके आगे का क्या रोड मैप है आपका? देखिए, मैं कभी भी राजनीति में अगर मेरे पापा होते तो मैं कभी भी चेयरमैनी का इलेक्शन नहीं लड़ता। मैं राजनीति में आए ही कम से कम विधायकी के चुनाव लड़ने के लिए हूं, और इंशाल्लाह कभी भी मौका मिला, हमारी सीट जनरल सीट है ये, वो सॉरी अभी एससी सीट है, जब भी ये जनरल सीट हुई और अल्लाह पाक ने हयात रखा तो इंशाल्लाह चुनाव जरूर लड़ूंगा। आप लोगों की दुआओं से आप लोगों के साथ रहा और विधायक भी बनूंगा इंशाल्लाह। जी जी। आपकी जैसे कि राजनीतिक विरासत है, आपके पिताजी चेयरमैन रहे, उसके बाद आप चेयरमैन बने। अब यदि आपके बाद आपकी इस विरासत को कौन संभालेगा? ये राजनीति जो है ना, दो तरीके की चीज है। अगर आप इसको ईमानदारी से करते हैं, इसमें आपको कोई लालच नहीं होता, यह कठिनाई का सफर है। और जब आप इसका आनंद लेते हैं, इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, इससे पैसा कमाते हैं, उस पैसे का एंजॉय करते हैं, तो आपको मजा आता है। मेरा रास्ता ये कठिनाई भरा है। मैंने नगरपालिका से 1 रुपया मुझे ना तो चाहिए था ना चाहिए होगा, मुझे कभी राजनीति में नहीं चाहिए होगा। इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि मेरे घर से कोई, क्योंकि मेरे बेटे जो हैं, एक लास्ट ईयर इंजीनियरिंग बिट्स प्लानी से इंजीनियरिंग कर रहा है, लास्ट ईयर है। अब वो दूसरा क्या है, मेरी एक अपनी सोच है कि जिसको जो करना है वो करे। मैं जबरदस्ती किसी पे लाद नहीं सकता कुछ भी। मुश्किल लगता है मुझे कि मेरे बाद कोई राजनीति में आए, असंभव नहीं है। मुश्किल लगता है कि वक्त आने पे हो सकता है कि जैसे मेरे माइंड में आया उनके भी माइंड में आ जाए कभी। जी। आप दिल्ली में किस तरह का व्यापार करते हैं? आपका क्या व्यापार है? दिल्ली में मेरा भैया एशिया लार्जेस्ट मार्केट है गांधीनगर, रेडीमेड गारमेंट्स की एशिया की लार्जेस्ट मार्केट है जी। वहां पे हमारे रेडीमेड होलसेल के 2 शोरूम है। तो वही अपना बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का। वहां हमारे अपने 2 शोरूम है। ठीक ठाक अपना अल्लाह का शुक्र है, रोजी रोटी चल रही है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है इज्जत से। कितना टर्नओवर आपका टर्नओवर हो जाता होगा? कुछ राउंड फिगर अगर बता सकते। मेरा टर्नओवर लगभग रहता है, लगभग एक्चुअल फिगर ना बताना चाहें तो कुछ ऐसे। 30 to 50 CR का रहता टर्नओवर मेरा। जी जी जी। आपने एक बार नगर पालिका में कहा था कि जितना बजट है इतना तो मैं टैक्स भर देता हूं सरकार को। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। देखिए मेरी बात समझिए, टैक्स के अगर मैं ऐसे देखूं ना, जब इतना टर्नओवर है, हमारे यहाँ 12% GST है, तो साल जोड़ लीजिए GST कितनी जाती होगी। मेरा पूरा पूरा मोटिव, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं कह रहा हूँ जो सोचता हूँ अल्लाह पाक देता है। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ, मेरे दिमाग में मेरे बाकी सारे सपने पूरे हो चुके हैं। अब बस लास्ट सपना है कि ऊपर राजनीति करना, विधायक भी बनूंगा, ऊपर हो सकता है ऊपर भी जाऊं। विधायक भी तो विधायक का है, और विधायक बनने से ऊपर वाले ने चाहे इंशाल्लाह मुझे कोई रोक नहीं रहा, मैं विधायक बनूंगा इंशाल्लाह एक दिन। व्यापार में जब आप आए थे, या आपने जब पहला डिसीजन लिया होगा, क्योंकि आप इससे पहले आपने सिलाई करी और तमाम सारी जगह काम किया, तो वो पहला मौका कौन सा था जब जो आपने वो पहला डिसीजन लिया जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हुआ, या जिसने आपको पूरी तरीके से बदल दिया? आपको लगा कि अब मुझे जो है व्यापार ही करना है, उसी में आगे बढ़ना है। वो ऐसी कोई कहानी या कोई बात? देखिए मेरी बात समझिए, मेरे दादा कस्बे के बड़े व्यापारी थे और व्यापार मेरे खून में था। तो मैंने अपने दादा को देखा है। जिस समय मेरे दादा व्यापार करते थे तो कस्बे में शायद उनके व्यापार के मुकाबले के 2-4 लोग ही होंगे, तो उनके साथ रहा हूं मैं। मुझे अपने दादा से व्यापार का मोटिवेशन मिला। और क्या पूछा था आपने? कि मतलब पहला क्या ऐसा वाकया जब आपको लगा कि नहीं अब खुद का ही व्यापार शुरू करना है? मेरे को जब मेरे दादा एक्सपायर हुए तो हमारे चाचा लोग जो थे, पापा हमारे इस बिजनेस में नहीं थे, तो वो संभाल नहीं पाए। तो मेरा एक दिमाग में रहता था कि मैं एक बार बिजनेस करूंगा और अच्छा बिजनेस करूंगा, और अल्लाह पाक ने उसमें मुझे कामयाब किया। जैसे कि कस्बे में अब देखिए चुनाव का माहौल शुरू हो गया है, लगभग 1.5-2 साल होगा चुनाव को। तो अभी कस्बे में काफ़ी सारे लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, कुछ की होर्डिंग पोस्टर भी लग गए हैं, आपके मामू भी तैयारी कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब पीछे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप कब से चुनाव की तैयारियां शुरू करेंगे? आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में ही जवाब है।
एक तो जो आपने कहा ना मामू तैयारी कर रहे हैं, वो मामू अपने लिए तैयारी नहीं कर रहे, वो मेरे लिए कर रहे हैं। अच्छा। वो वोट जो है ना मेरे लिए ही मांग रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये तो खैर एक मजाक सी बात हो गई। देखिए, हमारे हिंदुस्तान का कानून कहता है जो वोटर है, हमारे कस्बे के पहले 29,000 समथिंग वोटर थे, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अभी तो हमने यही सुनने में आया, कौन से मामू लड़ रहे हैं जी? आप मुमताज मामू। मुमताज मामू। मैं तो ये चाहता हूं कि मुमताज मामू भी चुनाव लड़े, हमारे इम्तियाज मामू भी चुनाव लड़े, बड़े मामू भी लड़े, और डॉक्टर निदा भी लड़े, और भैयू भी लड़े। जब इतने लोग लड़ेंगे तो कोई ना कोई जीत जाएगा। इकट्ठे सबको लड़ना चाहिए, क्योंकि पता क्या है कि अकेले अगर चुनाव लड़ेंगे तो मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर सभी लोग चुनाव लड़ेंगे तो चांस ज्यादा बनेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं तीनों मामू को, और बहन को, और भाई को भी। है क्या चुनाव की तैयारी, क्या मैं हमेशा, चुनाव तो हमेशा रहता है, खिदमत करने का जब भी मौका मिलता है तो खिदमत करता हूं। और रही बात जिस तरीके से और लोग तैयारी कर रहे हैं, उस तरीके से तो मैं लास्ट तक तैयारी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं साबित कर चुका हूं। मैं जो करना था वो कर चुका हूं। अब टाइम है पब्लिक का। ऊपर वाले ने चाहा इंशाअल्लाह इस बार चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, चुनाव पब्लिक लड़ेगी। क्योंकि जब आप कहते हैं ना, एक बार जब किसी को देते हैं ना, फिर लेने का वक्त आता है। मैंने अपना वक्त दिया कस्बे को, कस्बे के लिए सब कुछ दिया। अब मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे देंगे, लोग मेरे लिए वोट मांगेंगे इंशाअल्लाह। चांद भाई, आपके पास एक गजब का तिलिस्म है, या कहें कि आपके चेहरे पे एक अलग सी चमक रहती है, तो वो उसके पीछे का राज क्या है? और एक सवाल मेरा यह है आपसे कि जो भी लोग आपके करीब आते हैं तो वो आपके हो के क्यों रह जाते हैं? मतलब आपसे अलग क्यों नहीं हो पाते? ऐसा क्या आप तिलिस्म जानते हैं, क्या जादू करते हैं लोगों पे? मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी और अपने हिंदू भाइयों से भी, दोनों से मैं कहना चाहूँगा, मैं जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं सुबह घर से मैं सूरह यासीन पढ़ के निकलता हूँ, और जब मैं सूरह यासीन पढ़ लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में मेरा कोई काम ऐसा आज तक नहीं हुआ जिससे मुझे मायूसी मिली हुई है। और मुझे, मेरी एज 45 हो गई, शायद कोई ऐसा दिन छूटता हो। सूरह यासीन मैं डेली पढ़ता हूँ, सूरह यासीन भी डेली पढ़ता हूँ, सूरह रहमान डेली पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज भी पढ़ता हूँ। ये तो हो गया मुस्लिम्स के लिए। और हमारे जो हिंदू भाई हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, चाहे 5 मिनट की पूजा करें, भगवान को याद करें, और जब सुबह आप उठें और उठने के बाद में दिल से ऊपर वाले से क्षमा मांग के कहें कि आज का दिन मैं किसी के लिए बुरा ना करूं। मैं यही सोचता हूं, मैं कि सबसे नहीं कहता हूं कि सूरह यासीन पढ़ो, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, मेरे हिसाब से बात बराबर है। रास्ते अलग अलग हैं हमारे, लेकिन रास्ता सबका ऊपर वाला की तरफ जाता है, एक ही रास्ता, एंड वही है। तो उसको याद करो दिल से, और सुबह उठ के ही आप ये सोचो कि मुझे आज जो माजूर लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी मदद करना है, और गलत काम नहीं करने हैं, लोगों के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करना है। उससे आपका दिन बहुत अच्छा होता चला जाएगा। जब आपकी सोच अच्छी होगी तो पॉजिटिविटी आपके फेस पे जरूर आएगी। तो आप जिम वगैरह भी करते हैं? जिम वगैरह तो ये भी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इसको तो मुझे लगता है कि बच्चे से लेके बूढ़े को सबको करना चाहिए। मैं टाइमली बहुत ज्यादा 15 मिनट डेली तो रेगुलर करता हूं। हफ्ते में 4 बार ट्रेडमिल करता हूं जी। और मैंने ट्रेडमिल का एक उसका एक्सरसाइज का एक पॉइंट है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर वो आदमी करता रहे, अगर आपके पास ट्रेडमिल है, जिम जाते हैं, तो आप 4 की स्पीड, 12 इंक्लाइन और 30 मिनट वीक में 4 डेज कर लेंगे, आपके ऊपर कोई चर्बी नहीं जम सकती है और कोई आपके पास बीमारी आसपास नहीं आएगी। ये मेरा तजुर्बा है जी। कुछ डाइट वगैरह भी कुछ स्पेशल ऐसी फॉलो करते हैं? नहीं, डाइट तो मैं फॉलो ऐसा कुछ नहीं करता हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने आज रात में मैंने खाना ज्यादा खा लिया, खूब खाता हूं मैं,
खाने में कंजूसी नहीं करता हूं, लेकिन फिर क्या करता हूं, दूसरे दिन मैं सोचता हूं कि अब आज फ्रूट पे रहा जाए या सलाद पे रहा जाए। देखिए कैलोरीज जो है ना उसको बर्न करना है, या तो उसको मैं एक्सरसाइज से बर्न करूं, सुबह मॉर्निंग में उठ के 2 घंटे पसीना बहाऊं। अगर नहीं बहा पा रहा हूं पसीना, तो कम से कम मुझे मैं 12 घंटे पेट को रेस्ट देके सलाद और फ्रूट पे रहूं, तो सब अपने आप मैनेज हो जाता है। आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से कस्बे के युवाओं से, या जो लोग राजनीति में आ रहे हैं, या लोग जो व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ संदेश देना चाहें। एक फिर मैं कहूँगा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। क्या है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 90% लोग सोचते हैं कि मुझे तो यही करना, मेरी किस्मत में यही है। वो सोचते ही नहीं है आगे जाने की, और जो सोच लेता है कि मुझे आगे जाना है, वो आगे निकल जाता है। तो मेरी तरफ से एक संदेश यही है अपने युवाओं को, अपने छोटे भाइयों को और बहनों को भी, कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, वो आप करके दिखाएंगे। वक्त लग सकता है, ऊपर वाले के खजाने में कमी थोड़ी ना है। तो कोशिश करें, मायूस ना हो, और हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखें कि मुझे इसकी तरह बनना है। तो आप बनते चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जिस तरीके से मैं अगर कभी कभार सोचता हूं ना, जहां से मैंने स्टार्ट किया वहां तो मैं सोचता हूं यहां तक कैसे आया मुझे खुद ही नहीं पता, लेकिन मैंने मेहनत बहुत करी, ये भी सच्चाई है। मेरी एक सोच है, मैं अपने युवाओं से भी कहना चाहूंगा। एक तो यहां हमारे यहां लोग ये भी बहुत करते हैं कि हो जाएगा, कर लेंगे, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। एक कबीर दास का दोहा जो है ना, वो हर समय दिमाग में रखना चाहिए, काल करे सो आज, आज करे सो अब। अगर आप इस थ्योरी पे चलते हैं तो कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। जी।